तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज हमारा संडे यानी कि रविवार, तो आज हमने वीकली मॉक टेस्ट RWA का लगा लिया है, तो जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी 20 क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखने वाले हैं कि मेरा 20 में 20 कैसे सही होता है और मैंने कैसे लगाया था। तो यहाँ पे जो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में वो मैंने कैसे सॉल्व किया है, मैं वो तरीका बताऊँगा, जो सोल्यूशन दिया उस तरीके से नहीं बताऊँगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ये नंबर हैं और इनको जोड़ने के बाद अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आएगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें पहले इन दोनों सबको जोड़ लें, जोड़ने के बाद 6 से भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। या तो फिर हम क्या करें, जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है तो 6 से 433 को मैं भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा। तो 6 सत्ते 42, ये आ गया 3। अब 6 से भाग दूंगा तो यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा। ऐसे ही 434 को 6 से भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा। जैसे 6 सत्ते 42 और 14 2 आएगा। ऐसे ही 435 को 6 से भाग दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। इसको 6 से भाग दूंगा तो 4 शेषफल बचेगा। इसको 6 से भाग दूंगा तो 5 शेषफल बचेगा। आप भाग करके देख सकते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जोड़ दे रखा है, सब जगह जोड़ है, तो इन जो शेषफल आया उनको भी जोड़ लूँगा। ठीक है, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो ये आ गया 15 बट्टी में 6 से भाग दूंगा तो 6 दूना 12 3, तो ये आ गया हमारा शेष। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था। अब मान लीजिए ये छोटा छोटा नंबर है तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे ये गुणा हो जाता, तब क्या करते हैं। अगर ये गुणा हो जाता सब जगह, कहता कि इन पांचों को आपस में गुणा करने के बाद अगर 6 से भाग देंगे तब कितना आएगा। तब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे कैसे, अब गुणा है तो क्या करेंगे, सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 चौक को 20, 20 60, 60 दूना 120, तो 120 को 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, यानी 0 शेषफल बचेगा। अगर ये गुणा होता तो पूरा पूरा कट जाता, 0 शेषफल बचता। तो बस ये तरीके से मैंने सॉल्व किया था। तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सरलीकरण का है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन है। तो हमारा ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ मंझला कोष्टक है, इसमें छोटा कोष्टक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये का मतलब गुणा होता है, तो 4 दूना 8, यहाँ ये बटे 8 में जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, ये बटे में जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, ये आ गया 1/4। अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो 1/4 प्लस 1/2 बराबर आ गया 3/4। इसके जगह पूरी जगह आ गया 3/4, तो ये हमारा कोष्टक हट जाएगा, तो ये भाग में है, यहाँ पे ये भाग में रहेगा 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे ये आएगा 5, तो 5 भागे 3/4, इसको गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो ये आ गया 20/3, ये आ गया 20/3। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो ये हट जाएगा, इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो 3 चौक को 12, ये आ गया 20 चौक को 80। तो ये हमारा आंसर हो गया 20 चौक को 80। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है कि जे के से 10% अधिक, के एल से 10% कम, एल एम से 10% कम। यदि एम का मान दे रखा है तो जे का मान पूछा है, यानी लास्ट वाले का मान दे रखा है और पहले का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बस ध्यान देना होता है कि आपको किस क्वेश्चन में कब क्या करना है। जैसे मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था, जैसे जे और के का अनुपात दे रखा है, फिर के से एल का अनुपात दे रखा है, फिर एल से एम का अनुपात दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है कि जे के से 10% अधिक है। 10% अधिक का मतलब होता है 1/10, यानी के जो है 10 है तो जे एक अधिक 11 है, यानी के जो है 10 है तो जे इससे 1 अधिक 11 है। ठीक, आगे कह रहा है कि के एल से 10% कम है, एल से 10% कम है, यानी एल जो है 10 है तो के इससे 1% कम है, यानी कि एल जो है 10 है तो के इससे 1% कम, यानी 10% कम, यानी 9 है। अब आगे कह रहा है कि एल यम से 10% कम है, यानी कि यम अगर 10 है तो यल इससे 1 कम 9 है, यल 9 होगा इससे। तो ये हमारा अनुपात आ गया। बस अब कभी भी क्वेश्चन में अगर पहला और आखिरी के बारे में पूछे, जैसे हमारा क्वेश्चन में आखिरी वाले का मान दे रखा है और पहले का मान पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। इन सब का गुणा आपस में, इन सब का गुणा आपस में, तो ये पहले और लास्ट वाले का अनुपात निकल जाता है। तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000, ये 1000। इसका गुणा करेंगे तो 9 81, 11 कम 11, 11 9 99 और 11 8 60 8 9, तो ये आ गया हमारा। तो ये जो है जे और यम का अनुपात है, ये जे और एम का अनुपात है, ऐसे हमको निकालना होता है। तो हमारा क्वेश्चन में एम का मान दे रखा है, एम का मान हमारा 2000 दे रखा है,
लेकिन हमारा m का मान दे कितना रहा है 1000, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 2 गुना ज़्यादा। तो j का मान पूछा है, तो j का मान भी 891 नहीं होगा, इससे 2 गुना ज़्यादा। 2 कम 2, 2 18, 2 8 16, 1782। तो ये हमारा आंसर हो गया 1782। या तो फिर इसको आप किसी और तरीके से लगा सकते हैं, जैसे 100 मान के लगा सकते हैं। जैसे इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे JKLM ये हमारा दे रखा है, तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। जैसे उल्टा अब हमें आने पड़ेगा, जैसे m का मान 2000 दे रखा है, तो कह रहा है कि L m से 10% कम है, L m से 10% कम है, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 200, तो ये 200 कम है, यानी ये 1800 है। अब आगे कह रहा है कि KL से 10% अधिक है, KL से 10% कम है, तो इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो 180 इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 2 6 1620, यानी कि ये 1620 है। अब आगे कह रहा है कि J जो है K से 10% अधिक है, तो इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 162 आएगा। तो 162 इसमें जो जोड़ देंगे, जो 8 7 ये 1782। तो यही हमसे पूछा था। या तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसे, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि 18%, 10% और 15% की क्रमागत 3 छूटें हैं। 18%, 10% और 15% की 3 छूट दे रखा है। कह रहा है कि एकल छूट के समतुल्य, यानी इन तीनों को मिलाने के बाद हमारी एकल छूट बताना, यानी इन तीनों को मिलाने के बाद जो हमारी एक छूट निकलेगी वो हमें बताना है। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, पहले इन दोनों को लेके मैंने निकाल लिया था, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। तो हमारा एक सूत्र होता है कि अगर 2 छूट दे रखा है तो x + y + xy/100। तो यहाँ से हम एकल छूट निकाल लेते हैं, तो बस इसी पे रख देंगे। तो 10 और 15 25 माइनस 10 × 15 यानी 10 × 15 यानी 150/100। तो ये कट गया, आ गया 1.5, तो हम इसमें से घटा देंगे तो ये आएगा 23.5, यानी इन दोनों के मिलाने के बाद जो हमारी छूट आ रही है वो 23.5 आ रही है। तो 23.5 आ रही है, ठीक है। तो अब 18 और 23 का निकाल लेंगे हम, इन दोनों को आ गया 23.5। अब 18 और 23 का निकालेंगे, तो 18 + 23 करेंगे तो 8 3 5, 8 3 11 1, 2 1 3 41.5 माइनस 18 × 23.5/100। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 18 गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90 होता है, 0 आ गया, बच गया 9, 18 × 3 = 54, तो 9 4 13 के 3, ये 6 बच गया, 18 2 36, ये आ गया 42 आ गया। तो ये हट गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी 41 में से हमें 41.5 में से हमें 4.23 माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 2, ये माइनस कर लेते हैं यहाँ से 4.23, तो ये आ जाएगा 7, ये 2 और यहाँ आ गया 7, ये 3, यानी 37.37। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये तीनों को मिला के एकल छूट जो हमारा है 37.27। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी आसान है, कह रहा है कि x और y का औसत 10x है, तो y का मान कह रहा है कि 2 नंबर है x और y। हमको पता है कि x और y इनको जोड़ेंगे और बटे में 2 करेंगे तो ये इसका औसत निकल जाएगा, यानी जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़ के उतने ही नंबर से भाग देते हैं तो वो औसत आ जाता है। बराबर हमारा कितना है 10x है। बस ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमसे y का मान पूछा है, क्या करेंगे, इसको करेंगे तो x + y बराबर आ गया 20x। अब ये इधर जाएगा तो y बराबर आ गया 19x। हमारा आंसर आ गया, यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ग्राफ का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना है। जो एक तरफ पुरुषों की संख्या को जोड़ देना है और एक तरफ महिलाओं की संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद बस काट देना है, हमारा अनुपात आ जाएगा, एकदम सिंपल है। उसके बाद हमारा 7वां सवाल है, ये भी ग्राफ का ही है। इसमें ग्राफ दे रखा है, जैसे ऐसे बना के ग्राफ दे रखा है, तो इसमें दे रखा है ऐसे करके दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है। तो यहाँ पे A 27 है, B 11 है, C 6 है और D हमारा 9 है, E हमारा 16 है, F हमारा 21 है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि जो A उम्मीदवार है इसे अघोषित कर दिया जाए, यानी इसे हटा दिया जाए, तो कौन जीतेगा। तो जाहिर सी बात है इन सब में सबसे बड़ा यही है। इसके बाद सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी के पास है, तो F ही तो हमारा जीतेगा। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, FC वाला। इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3 और 4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4 और 9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। कह रहा है कि 2 बेलन है, बेलन आपको पता ही होगा कैसे होता है, ये बेलन होता है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई। कह रहा है 2 बेलन है जिसकी त्रिज्या यानी R1 R2 का मान अनुपात दे रखा है हमारा 3:4,
और H1 और H2 का मान ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:9। तो हमसे आयतन का अनुपात पूछा है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये R1 R2 कर देते हैं बराबर, सॉरी अनुपाते पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर, बस रख देंगे, पाई से पाई हट जाएगा। तो R1 का मान 3 है तो 3 का 9 हो जाएगा, और H का मान दे रखा है 4 गुणे 4 बराबर R2 बराबर 4 है तो 4 चौक को 16। H2 का मान हमारा दे रखा है 9 गुणे 9। बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 1:4। तो ये हमारा अनुपात हो गया V1 अनुपात V2, यानी ये आयतन का अनुपात हो गया। बस यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9,282 रुपये है, तो इसी दर से उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज। क्वेश्चन बेहद आसान है, कह रहा है कि 21% की दर से, दर हमारा जो है आर हमारा 21% दे रखा है और टाइम हमारा 2 साल दे रखा है, और जो हमारा ब्याज दे रखा है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो 9,282 रुपये दे रखा है। तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे यानी पी निकालेंगे। तो हम इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं या तो किसी और तरीके से। तो मैंने कैसे किया था, मैं देख रहा था 2 ही साल है, तो मैं क्या करूँगा, जो 21 है यानी मान लेता हूँ कि जो हमारा पी मूलधन है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये है तो 100 पे पहले साल हमारा कितना ब्याज लगेगा 21, तो ये हो जाएगा 121, और दूसरे साल लगेगा फिर हमारा 100 पे 121। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया 10,000। इसका वर्क करेंगे 121 गुणे 121। तो इसका एक तरीका होता है, मैंने बताया था, जैसे 3 अंकों का अगर निकालना हो जल्दी में कुछ ही सेकंड में, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पहले 2 अंकों का क्या करेंगे, जोड़ा ले लेंगे और लास्ट के 1 अंक का। तो 12 का वर्क करेंगे तो आएगा 144। अब 1 का वर्क करेंगे तो आएगा 0,1, तो डबल लेना हमें। अब 12 और 1 का गुणा करेंगे, 12 कम 12, फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 12 24, इसमें जोड़ देंगे 1 अंक छोड़ के, 1 4 6 4 1, ये आ गया 14,441। बस सिंपल सा तरीका है। तो ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया। तो मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्र धन होगा। तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो 4 6 4 1, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। यानी इतने मूलधन पे इतना हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला था, तब जाके ये इतना मिश्र धन हुआ। तो बस इसी का मान हमें ये दे रखा है 9,282। ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो इससे 2 गुना ज़्यादा, इससे 2 गुना ज़्यादा। तो हम यहाँ से पहले मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन हमारा 10,000 नहीं होगा, इससे 2 गुना ज़्यादा, तो ये भी 20,000 होगा। तो ये 20,000 होगा, तो हमारा मूलधन आ गया 20,000। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। हमारा मूलधन आ गया 20,000। अब कह रहा है कि इसी मूलधन पे यानी 20,000 पे इतने ही दर से यानी 21% की दर से बटे 100 इतने ही समय के लिए, समय 2 साल के लिए साधारण ब्याज। तो ये हमारा साधारण ब्याज यहाँ से निकल जाएगा। तो बस सॉल्व करेंगे तो आ गया, बस इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हमारा साधारण ब्याज आ गया 8,400। बस इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। अब जितना टाइम लगे, बस कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो बहुत कम समय में भी बिना सूत्र के भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद आसान है। बस इसमें आपको एक चीज़ समझना है। कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सही समय बताना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी सामान्य गति का 3/5 से चलता है। मान लेते कि उसकी जो गति है वो पहले 5 थी, तो वो 5 ना चल के वो 5 का 3/5 चलता है, वो 3 के स्पीड से चलता है। यानी वो पहले 5 के स्पीड से चलता था, तो अब वो 3 के स्पीड से चल रहा है। तो हमको पता है कि जो चाल होता है वो होता है दूरी बटा समय। यानी हम देख रहे हैं जो चाल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है समय के, यानी चाल जो है, स्पीड जो है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है समय को। तो यहाँ से हम समय निकालेंगे, टाइम समय क्या हो जाएगा, समय उसका उल्टा हो जाएगा 3/5, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी जो चाल दे रखा है समय उसका उल्टा हो जाएगा। बस हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो कह रहा है कि उसे 20 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो हम देख रहे हैं पहले उसे 3 मिनट लगता था, अब उसे 5 मिनट लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 2 मिनट ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 2 मिनट नहीं 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 10 गुना ज़्यादा। ठीक, तो अब वही क्वेश्चन पूछा है कि कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय। तो सामान्य समय कौन सा, जो पहले था, तो इसी 3 का मान हमें बताना है। तो 3 का मान भी 3 नहीं होगा, 10 गुना ज़्यादा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 30 मिनट।
बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, ये वाला, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि समय और कार्य का और बेहद आसान है। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्यक्रम से 6 और 8 दिन में करते हैं। ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो लसा लेंगे तो आएगा 24। तो ए जो है 24 काम को अगर 6 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करता है। बी जो है 24 काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में तीन काम करता है। ठीक है। अब कह रहा है कि वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 और 3 7 काम, और 3 दिन तक 7 काम किया तो कितना काम कर लेंगे? 21 काम। यानी 24 में से 21 काम इन्होंने 3 दिन में कर दिया। अब बचा कितना काम? 3 काम। कह रहा कि शेष कार्य को सी अकेले 2 दिन में करता है। तो ये जो 3 काम बचा है इसे सी करता है कितने दिन में? 2 दिन में। तो ये सी का काम आ गया, यानी सी एक दिन में 3/2 काम करता है। अब आगे कह रहा है कि बी और सी एक साथ उसी कार्य के 3/4 भाग को, यानी 24 के 3/4 भाग को, यानी 4 × 24 आ गया 18। यानी इस 18 काम को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। सी एक दिन में कितना काम करता है? 3/2। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 3 दूना 6, ये आ गया 9/2। यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम करते हैं। तो 18 काम को करने में कितना दिन लगेंगे? तो 9/2 से भाग दे देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो 9 दूना 18, 2 दूना 4, ये आ गया हमारा। यानी बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। तो बस ऐसे इसको मैंने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि अनुपात का है। कह रहा कि 3 खिलाड़ियों ए, बी तथा सी द्वारा बनाए गए कुल रन 1800 हैं। ए तथा बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 5-7, बी तथा सी द्वारा 3:2। कह रहा कि 3 लोग हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं। कह रहा कि ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 5:7 है। ए और बी का अनुपात 5:7 है। कह रहा कि बी और सी का अनुपात 3:2 है। तो बी और सी का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ से हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं इसके आगे एक स्थान खाली है तो यहाँ पे 7 भर देंगे, इसके पहले एक स्थान खाली है तो यहाँ पे 3 भर देंगे। तो बस गुणा करेंगे तो हमारा ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। तो 5 × 15, 7 × 21, 7 दूना 14, 7 दूना 14। तो ये हमारा ए बी सी का अनुपात आ गया। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 × 5, 5 × 10 के 0, तो 2 3 4 आ गया 50। तो यानी इन तीनों का जो योग है वो 50 है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 1800। यानी इन तीनों के पास टोटल 1800 रन बनता है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो इससे 36 गुना ज़्यादा है, इससे 36 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा है कि ए द्वारा कितने रन बनाए गए। तो ए जो है 15 रन नहीं बनाता, ये भी इससे 36 गुना ज़्यादा रन बनाएगा। तो 15 × 6 = 90, 15 × 45, 45, 54। तो ये आ गया 540। तो ए जो है 540 रन बनाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपये है। लगातार 15% और x% की छूट के बाद ये 566.1 रुपये में बेच दी जाती है x का मान। क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन है। कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका दाम 540 रुपये है। इस पर 2 छूटें दी जाती है, एक 15% की और एक x% की। ये दोनों छूटें देने के बाद इसे 566.1 रुपये में बेच दिया जाता है। तो हम पहली छूट देख रहे हैं 15 की है। तो 15 को अगर हम चेंज करेंगे तो 15/100, तो 5 × 15/20 आ गया। तो मान लेते हैं कि पहले हमारा दाम रहा होगा 20 रुपये, तो अब 3 कम होके यानी 3 की छूट होके ये हो जाता है 17 रुपये में। तो यही 20 का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो 2 7 2 3 6, 2 7 14, इससे 37 गुना ज़्यादा है। तो इसका मान भी हो जाएगा 37 गुना ज़्यादा। तो 17 7 119 के 9, 11 हो गया, 17 × 51, ये आ गया 2 और 6, 629 रुपये। यानी 15% छूट देने के बाद 740 पे ये हो जाता है 629 रुपये। ठीक। अब कह रहा है कि आगे x% की छूट देने के बाद ये 566.1 रुपये में बेची जाती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने का छूट दिया जा रहा है। तो छूट निकाल लेते हैं। तो 566.1, तो यहाँ से आ गया 9, यहाँ से आ गया 9, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 2। ठीक है, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 6, सॉरी यहाँ से आ गया 6। तो ये आ गया 6, यानी 6 इतने की छूट दी जा रही है। यानी हम देख रहे हैं 629 पे अगर हम इतने में बेच रहे हैं तो 62.9 की छूट दी जा रही है। कितने पे? 629 रुपये पे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। तो ये हमारा x का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गुणा होगा तो ये 100 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा।
तो 29 कट गया, आ गया 10%। तो यही हमारा आंसर है कि जो लास्ट वाली छूट है, दूसरी छूट है x, वो 10% की दी जा रही है, तभी ये इतने में बिकेगी। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था, थोड़ा सा मैं हड़बड़ा गया बताने में, तो उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद आसान है। कह रहा है कि यदि पी क्यू से 40% कम है, पी है क्यू है, कह रहा है कि पी क्यू से 40% कम है, तो इस 40% को हम पहले फ्रैक्शन में करेंगे, तो ये आ गया 40/100, तो कट जाएगा, ये आ गया 2/5। ठीक है, ये आ गया 2/5। कह रहा है कि पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से, तो जो जिससे होता है वो नीचे होता है, जो ओरिजिनल होता है, मेन होता है, वो नीचे होता है। पी क्यू से, यानी क्यू अगर हमारा 5 है तो पी इससे कम है, कितना कम है, 40%, तो 5 का 40% 2, यानी 2 कम है, यानी कि 3 है। पी क्यू से 40% कम है, यानी क्यू अगर हमारा 5 है तो पी इससे 2 कम 3 है। बस हमारा आंसर आ गया। कह रहा है कि क्यू पी से कितना अधिक है, तो क्यू जो है 5 पे, ये इससे सॉरी क्यू पी से कितना अधिक है, तो ये 3 से 2 ज़्यादा है, परसेंटेज के लिए गुणे 100, तो यहाँ से आ गया 66.66%। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बेहद आसान है, बस सरलीकरण का है, इसमें बस जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से x का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे का है, तो का मतलब होता है गुणा, तो ये जगह 6 को 24, 35, 24/35 आ गया। ठीक है, 24/35 आ गया। अब हम देख रहे हैं ये, इसको हम क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस है, तो जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x/4 बराबर, ये उधर जाएगा तो 24/35 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस 9/7। बस हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा x/4 बराबर, ये आ गया 35, ये आ गया 24, 7 5 35, 5 9 45, तो ये आ गया, यहाँ से निकल के आ जाएगा -1 2 21/35। ठीक, ये आ गया 21/35 माइनस में, तो 7 त्रिक 21, 7 5 35, तो ये चला जाएगा x बराबर, इसका गुणा उधर हो जाएगा, तो -12/5, ये आ गया 2.4, -2.4। तो यही हमारा आंसर है, x का मान -2.4। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 है और उसे 1476 में बेचा जाता है। कह रहा है किसी का अंकित मूल्य MP जो है वो 1800 रुपये है, और इसे SP जो इसको बेचा जा रहा है वो 1476 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कह रहा है कि छूट बताना है, यानी 1800 पे कितने की छूट दी जाएगी तो इतनी में बेचेगी। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आएगा 4 2 3, यानी 1800 पे 324 की छूट दी जाती है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 कट गया, 18, ये 18 का वर्ग है, तो ये 18 बार जाएगा, तो ये आ गया 18%। बस ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन बेहद आसान है, बस आपको कैलकुलेशन ठीक रहना चाहिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि नाव और धारा का है। कह रहा कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल मतलब x-y का मान दे रखा है, x-y का मान दे रखा है 12। ठीक, अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल यानी x + y का मान दे रखा है कितना, 18। ये नाव है, ये धारा है, ये धारा, ये नाव। तो अब हमसे कह रहा है कि स्थिर जल में यानी शांत जल में नौका की चाल बताना है, यानी x का मान हमें यहाँ से बताना है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2x, ये कट जाएगा, ये आ गया 30, तो x बराबर आ गया हमारा 15। तो बस हमारा x बराबर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। नंबर 18 काफ़ी आसान है, ये घनाभ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे की दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। एक घनाभ है, ये घनाभ का क्वेश्चन है, ये घनाभ का क्वेश्चन है, ये घनाभ का क्वेश्चन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखा है, लंबाई हमारा दे रखा है 6, चौड़ाई हमारा दे रखा है 4, ऊंचाई हमारा दे रखा है 4। कह रहा है कि इसके चारों दीवारों का यानी इस यानी ये जो कमरा है इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो इसका एक सूत्र होता है, चारों दीवारों का सूत्र, 4 दीवार का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो बस हम रख देंगे 2, लंबाई हमारा कितना है 6 प्लस चौड़ाई हमारा कितना है 4, गुणे ऊंचाई कितना है हमारा 4। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10, 10 दूना 20, 20 चौको 80, ये आ गया हमारा 80। बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमसे पूछा भी था।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सरलीकरण का है। मतलब आज जो मैथ में दे रखा था सरलीकरण से ज़्यादा दे रखा था, मतलब जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, कोष्टक कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे। तो इस कोष्टक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम का को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा बचपन में हमने पढ़ा था कि का को पहले काट लो, ता पीछे से भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दिए हटाए। तो का को पहले हटाएंगे तो ये गुणा हट जाएगा। तो ये 3 तरीके 9 दूना 11/3 हो गया, या गया 11/3। तो 3 से 3 कट गया, या गया 11/4, या गया 11/4। ये हमारा माइनस था बीच में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, आ गया 1/3, ये आ गया 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 33, 4 कम 4, ये आ गया 29/12, ये आ गया 29/12। अब यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भाग है, ये भाग है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, गुणा करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, ये आ गया 1/6। इसका पूरा का मान आ गया 1/6। अब इस कोष्टक को और इस कोष्टक को हटाएंगे तो 29/12। अब ये भाग है 1/6 प्लस 2 1 2 3/2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये गुणा है, सॉरी भाग है। तो इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो ये 6/1 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, ये आ गया 29/2 प्लस 3/2, ये आ गया 32/2। क्योंकि ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा। तो ये आ गया 16। तो बस हमारा आंसर आ गया 16। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस एक तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लसा और मसा का सवाल है। तो एकदम आसान है, कह रहा है कि 2/5, 3/7 और 4/9 का एलसीएम हमें बताना है। एलसीएम हमें बताना है, इसका एलसीएम बताना है। तो जब भी भिन्न में दे रखे, यानी जब भी फ्रैक्शन में दे और एलसीएम या एचसीएफ पूछे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जो पूछे ऊपर उसी का निकालना है। यानी एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का, अंश वालों का एलसीएम निकालेंगे, और हर वालों का जो हर में रहता है उसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी जो नहीं पूछा रहता है। तो एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वालों का एलसीएम आएगा 4 3 12, 12 आएगा। अब नीचे वालों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, इन सब का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं इन सब का एचसीएफ एक ही आएगा। तो बस हमारा आंसर आ गया 12। तो यही हमारा आंसर है। तो यार प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये चीज़ें जो मैं बताया हूँ, मतलब किस हद तक मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, और क्या मुझे संशोधन करना चाहिए। प्लीज़ वो चीज़ बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि मुझे और क्या इसमें सुधार करना चाहिए। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीज़ें मुझे और अच्छे से बताना चाहिए, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।